नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना थोड़ी पुरानी है, लेकिन ज़रूरी है ये जानना कि ये अपराध क्यों हुआ। आज का प्रदेश है पंजाब, जिला है लुधियाना और तारीख थी 4 जुलाई 2023। भोर में करीब 3 साढ़े 3 बजे आदर्श कॉलोनी, लुधियाना शहर के आदर्श कॉलोनी के थाने पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन किया और उनसे यह बताया कि साहब, आदर्श कॉलोनी के बाहर की तरफ, यानी जो उसका बाहरी इलाका है, बाहरी हिस्सा है, वहां पर 1 घंटे पहले एक व्यक्ति स्कूटी से आया। झाड़ियों की तरफ उसने स्कूटी खड़ी की, आगे पैरों के पास रखी हुई एक बोरी या बांधी हुई एक बोरी को खोला। सड़क पर आकर उसने आगे पीछे बहुत देर तक देखा, फिर उसके बाद उस बोरी को झाड़ियों के पीछे फेंककर तेजी से निकल गया। हम लोग ये देखने के लिए कि आखिरकार वो क्या फेंक कर गया, जब उस बोरी के नजदीक पहुंचे, बोरी के ऊपर बंधी हुई रस्सी खोली तो देखा उसमें एक शव के अलग अलग हिस्से पड़े हैं, क्योंकि हाथ की कलाई और कुछ उंगलियां अलग से ऊपर रखी हुई थी। पुलिस ने फौरन पूछा, तुमको कैसे पता? तो उन्होंने बताया कि हम भी वहीं पास में थे, चुपचाप बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। स्ट्रीट लाइट वहां की जल नहीं रही थी। जब वो संदिग्ध लगा हम लोगों को तो चुपचाप छुप कर देखते रहे और तब तक बाहर नहीं निकले जब तक कि वो चला नहीं गया। पुलिस ने कहा, ठीक है, तुम वहीं बने रहो, अभी हम आते हैं। पुलिस आई, बोरी तक वो दोनों लड़के ले गए। पुलिस ने बोरी को खोला, देखा उसमें कई हिस्सों में कटी हुई एक मेल बॉडी पड़ी हुई थी। फौरन थाने से और फोर्स बुलाई गई, लाइट का इंतजाम किया गया, बोरी को खोला गया, शव के अलग अलग हिस्सों को एक सफेद कपड़े में बांधा गया, सर्व मोहर, सील मोहर किया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस उन दोनों लड़कों को थाने पर जानकारी के लिए ले गई। पुलिस ने उनसे पूरी बात पूछी, स्कूटी किस कलर की थी, आदमी कैसा था, बहुत रोशनी वहां नहीं थी फिर भी कैसे देखा। तो जो भी टूटी फूटी इंफॉर्मेशन की साहब, वो कोई डार्क कलर की स्कूटी थी और आदमी भी सामान्य सा लगने वाला आदमी, पैंट शर्ट पहने हुए। गर्मी का दिन, जुलाई की गर्मी थी, तो इसलिए कोई ओवरकोट या ऊपर से कोई स्वेटर या इस तरह का नहीं पहना था। प्लेन पैंट और शर्ट ही हम लोग देख पाए। बहरहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 302 का मुकदमा बनाम अज्ञात अज्ञात व्यक्ति के लिए कायम किया गया, क्योंकि स्पष्ट था कि इसकी हत्या की गई है। पोस्टमार्टम के समय जब उसके कपड़े सब निकाले गए तो उसमें एक आधार कार्ड, जिसमें पंकज नाम के एक व्यक्ति का आधार कार्ड था, जिसमें बिहार का पता दिया हुआ था। उम्र 37 साल थी आधार कार्ड के हिसाब से। और पर्स उसका, जिसमें उसकी फोटोग्राफ भी थी, कुछ रसीदें थीं, कुछ टोल की रसीदें थीं और एक रसीद 1 हफ्ते पहले एक मॉल में की गई शॉपिंग की भी मिल गई। इसी तरह के कुछ और कागज उसके पैंट और शर्ट के जेबों में मिले।
पुलिस ने कहा कि यह आदमी जरूर पंकज कुमार है। उस पते पर, बिहार के उस जिले के पते पर पुलिस ने संपर्क करने की कोशिश की। एक दिन पूरा इसी में लग गया और बिहार से ये सूचना आई कि साहब ये तो पंजाब में ही रहता है। और ये भी बताया गया कि साहब पंकज कई मुकदमों में वांछित है। पंजाब और हरियाणा के कई थानों की पुलिस उसको ढूंढने के लिए यहां आ चुकी है। कम से कम 5 या 5 से अधिक हत्याओं में वो वांछित है। पुलिस को लगा कि चलिए तो अच्छा है, अगर वो अपराधी था, मारा गया, लेकिन हत्या का मुकदमा कायम है, उसका भी डिस्पोजल करना है। लिहाजा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज उस स्थान पर जहां वो फेंका गया, स्कूटी जिधर से आई थी ये तय था, दूसरी तरफ सीसीटीवी फुटेज ढूंढने का मतलब नहीं था, और जिस तरफ गई उस तरफ के भी सीसीटीवी एक एक करके ढूंढने शुरू किए। घटनास्थल यानी जहां पर वो बोरी फेंकी गई थी, वहां से करीब 50 मीटर की दूरी पर, यानी 50 मीटर पहले एक सीसीटीवी फुटेज मिल गई, जिसमें वो व्यक्ति एक भरी हुई बोरी लिए हुए घटनास्थल की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी उसका नंबर प्लेट नहीं मिल रहा था। इसी तरह बैक ट्रैक करते करते करीब 20 सीसीटीवी फुटेज में उस गाड़ी को, उस स्कूटी को, उस आदमी और उस बोरी के साथ आता हुआ देखा गया। आदर्श कॉलोनी के आसपास आकर वो ट्रेल खत्म हो गया, उससे पीछे वो गाड़ी कहीं दिखाई नहीं पड़ी। पुलिस ने जीरो इन किया कि जरूर कहीं न कहीं यहीं से ये स्कूटी चली है। मोहल्ले के जिम्मेदार आदमियों को थाने पर बुलाकर उन्हें वो स्कूटी दिखाई गई और एक लड़के ने बड़ा स्पष्ट बता दिया कि ये स्कूटी तो पंकज की है। पुलिस और कंफर्म हो गई कि लगता है इस पंकज यहां तक आया था, या पंकज की स्कूटी पर उसका कोई दोस्त था, उसको मर्डर करके फेंक दिया, लेकिन फिर भी मर्डर का पता करना था। पुलिस पंकज ढूंढते ढूंढते उस मकान पर पहुंच गई जहां से वो स्कूटी का निकलना वो भी साबित हो गया, क्योंकि उसके पास के 3 मकान छोड़कर मकान मालिक ने अपनी सुरक्षा के लिए एक सीसीटीवी लगा रखी थी। उसकी फुटेज निकाली गई। बात बिल्कुल तस्दीक हो गई कि पहले ये व्यक्ति जो बोरी फेंक कर आया है, वो पहले स्कूटी लेकर बाहर आया है, स्कूटी को बाहर खड़ा किया है, फिर वो और एक महिला उस बोरी को पकड़कर ले आए हैं। बोरी को स्कूटी पर लटकाने और बांधने के प्रयास किए गए। इसी बीच बोरी में से कुछ चीजें निकली और सीसीटीवी में साफ, चूंकि पर्सनल सीसीटीवी किसी का था, दिख रहा था कि उसमें पंजा या उंगली जैसी कोई चीज ह्यूमन फ्लैश की नीचे गिरी थी, जिसको उस महिला ने उठाकर फिर से बोरी में रखा और बोरी के जो कुछ डोरी से बंधा हुआ था, उस डोरी को फिर से टाइट करके बांध दिया। इतना देखते ही पुलिस ने चुपचाप काम करना शुरू किया। पुलिस ने पड़ोसियों से पहले जानकारी की कि यहाँ ये कौन रहता है, तो लोगों ने बताया कि साहब कोई बिहार का आदमी है, वो रहता है और अभी कुल जमा पूंजी हफ्ते भर पहले आया है। आते जाते किसी से उसने बताया कि जब मैं बिहार का आदमी हूँ, यहाँ आकर बिजनेस करता हूँ, मैं और मेरी पत्नी मेरे साथ रहती हैं। पुलिस कच्चा हाथ नहीं डालना चाहती थी कि पता लगा, तलाशी भी ले, कोई मिले भी नहीं, और जो भी हो या जो हत्यारा हो वो भाग जाए। बहरहाल शाम के समय में जब ये कंफर्म हो गया, वहां सादे वस्त्र में लगे हुए लोगों ने बता दिया कि वो आदमी भीतर आ गया है और उसी स्कूटी से आया है
जिस स्कूटी से उस लाश का डिस्पोजल करने के लिए आदर्श विहार के बाहरी हिस्से में वो गया था, फौरन पुलिस ने घेर के उसे पकड़ लिया। घर में पत्नी भी मिल गई। उससे उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम संजय कुमार बताया। और यह भी बताया कि साहब मुझे घर में साजन के नाम से जाना जाता है। पुलिस फौरन उसकी पत्नी और उसको थाने पर ले आई। उसे पूछा कि ये पंकज कौन था जिसकी लाश तुम वहां फेंक कर आए हो। तो उसने वो किस्सा गढ़ना शुरू किया कि बहुत बड़ा अपराधी था और इस पे कई मुकदमे हैं, और उसी ने सब बताया कि इसने कौन कौन से अपराध किए हैं। बिहार में फला जगह का रहने वाला है और यहां आकर वो घूम घूम कर अपराध करता था। 10 साल से फरार है। ये बातें उसने पंकज के बारे में बताई। पुलिस ने एक टीम फौरन बिहार के लिए रवाना की। ध्यान रहे कि 3 जुलाई का ये कत्ल था और 4 जुलाई को पुलिस की 3 जुलाई की भोर या 4 जुलाई की भोर में ये लाश मिल गई। 5 और 6 पुलिस ने सीसीटीवी की सारी मशक्कत की, बड़ी मेहनत की और 7 तारीख की शाम को ये गिरफ्तार हो गया। 7 तारीख की दोपहर में ये टीम रवाना हो गई। वहां पहुंचकर पंकज कुमार के फोटोग्राफ और बाकी चीजों का पता थाने के रिकॉर्ड से मिल गया। पुलिस थाने के रिकॉर्ड में उसकी लगी हुई फोटो और घर में तलाशी के समय मिली हुई उसकी फोटो देखकर अवाक रह गई, क्योंकि जिस आदमी से पुलिस पूछताछ करके आ रही थी और जिसने बताया कि साहब वो पंकज फला फला आदमी था, और वो मुझसे गलती ये हो गई कि बातचीत में मुझे गुस्सा आ गया और मैंने मार दिया। दरअसल वो आदमी जो ये किस्सा बता रहा था वही पंकज था। टेलीफोन से बताया गया कि साहब ये जो किस्सा बता रहा है, अपना नाम साजन बता रहा है, अपना नाम संजय कुमार बता रहा है, दरअसल यही पंकज है और ये 10 केसेस में वांटेड है। अब पुलिस को यह पता लगाना था कि अगर ये पंकज है तो वो बॉडी किसकी थी जिसके जेब में पंकज का आधार कार्ड, जिसके जेब में पंकज की वो मनी बैग, पर्स, मॉल की रिसीट्स, ये सब उसकी जेब में मिली। तो आखिरकार वो कौन आदमी था? बहरहाल सारा एविडेंस इकट्ठा करके पंजाब की पुलिस वापस पहुंच गई थी। तब फिर पुलिस की समझ में आ गया कि कुछ न कुछ मामला गड़बड़ है। पहले पुलिस पूछताछ करती रही, वो वही एक रटी रटाई बात कि नहीं साहब मैं फला जगह का रहने वाला हूँ, ये है, पता कर लीजिए, मेरा नाम संजय है, मेरे बाप का नाम फलाने है। सुनते सुनते एक ही सवाल बार बार पूछने पर जब वो डगमग होने लगा अपने बयानों में, तो पुलिस की समझ में आ गया कि कुछ तो है, और फिर पुलिस अपने पर आ गई। आना भी चाहिए था। फिर वही हुआ, रंगारंग कार्यक्रम हुए, तमाम पुलिस के वाद्य यंत्र बजे और 2 घंटे के भीतर फिर सब चीजें तोते की तरह बताने लगा। और उसने ये बताया कि मेरा ही नाम पंकज कुमार है, मैं बिहार के फला जिले का रहने वाला हूं। पुलिस ने पूछा कि कौन कौन से अपराध तुमने किए हैं। तो उसने बताया कि 2013 में उसने अपनी बुआ ननकी के कहने पे एक महिला पर जानलेवा हमला किया था। उसमें 307 यानी हत्या के प्रयास का एक मामला दर्ज है जिसमें वो वांटेड है। फिर 2016 में संतोष नाम के व्यक्ति का डूमरे गांव में कत्ल किया। फिर 2018 में पंकज ने अपनी बुआ के लड़के चिंटू का मोहाली में पत्थर मार मार कर कत्ल कर दिया। फिर
चिंटू के 2 बच्चे राहुल और रानी को अगवा करके अपने साथ ले आया और उनके घर वालों से पैसे वसूल किए। 2019 में मोहाली में शराब पीते समय रोहित कुमार का गला घोंटकर कत्ल कर दिया। ये सब अज्ञात में पुलिस की फाइलों में पड़े हुए थे। आगे बताया कि 2021 के अगस्त महीने में इस अपराधी यानी पंकज के चाचा का बेटा नीतीश संजना नाम की एक लड़की को भगाकर उसके घर यानी पंकज के घर ले आया और यह कहा कि मैं भगा कर लाया हूं, मैं इससे शादी करूंगा। संजना का अच्छा, इस बीच में घर में जब वो भगा कर ले आया, बातचीत हुई, लड़की ने घर से बाहर जाने की जिद की और ये भी कहा कि पहले शादी करो, उसके बाद दूसरा काम जो मर्जी हो करो। जब नीतीश को ये लगा कि ये मानेगी नहीं, शादी की जिद कर रही है, तो नीतीश और पंकज ने मिलकर संजना की हत्या कर दी, उसके भी शरीर के टुकड़े कर दिए और बोरी में पैक करके उसे खेतों में फेंक दिया। पुलिस सुनकर सन्न रह गई। एक टीम इसी बात पर लगाई गई कि जो जो घटनाएं जहां जहां घटित हुई हैं उनका केस क्राइम नंबर और अब तक का स्टेटस जानकारी की जाए। खैर 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे में टेलीफोन की सुविधा इतनी बढ़िया है मोबाइल फोन की कि सारी जानकारी इकट्ठा हो गई। फिर उससे पूछा गया कि ये कौन था। उसने कहा ये राम प्रसाद नाम का व्यक्ति था। पूछा गया क्यों इसे मारा और क्यों इसकी जेब में अपना ये सब अपनी पहचान की सारी चीजें डाली। उसने कहा साहब ऐसा है कि हमने जितने अब तक ये अपराध किए जो आपको बताए हैं, ये अपराध मैं करता रहा और फरार होता रहा। पुलिस हमारे गृह जनपद के थाने में या जहां मैं उस समय रह रहा हूं वहां मेरी तलाश करती रही। महीने 2 महीने बाद कोई न कोई टीम दरवाजा खटखटा देती थी। मैं डर के जहां रहता था वहां से जगह बदल लेता था। ऐसा करते करते मुझे 10 साल हो गए और अपना प्रभाव जमाने के लिए अपना बड़बोलापन उसके अंदर था, करने के लिए अपने जो उसके रिश्तेदार पंजाब में रहते थे उनको जताने के लिए, बताने के लिए, दिखाने के लिए वो समय समय पर कोई बड़ा अपराध कर देता था ताकि ये लोग किसी को ये ना बताएं कि मैं कहां रह रहा हूं। इस बीच में 10 साल में कम से कम 15 ठिकाने में बदल चुका। अपना नाम अलग रख लिया, अपना आधार कार्ड दूसरा बनवा लिया, दूसरे नाम से जाना जाने लगा। ज्यादातर लोग अब मुझे संजय कुमार के नाम से जानते हैं, लेकिन पुलिस तो पुलिस है। गृह जनपद में गई, पता लगा पंजाब में काम करता है। पंजाब में अमृतसर गई, अमृतसर से पता लगा लुधियाना में है। लुधियाना में आई, बोले हाँ साहब काम करता था, फला जगह रहता था, अब छोड़ के भाग गया है। पुलिस पीछे पड़ी रही और दरवाजा खटखटाती रही। फिर मेरे दिमाग में आया कि आखिरकार इस पुलिस से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। फिर ये वही ख्याल आया कि अगर हम अपने आप को मरा हुआ साबित कर दें तो पुलिस फिर हमारा पीछा छोड़ देगी। हमारे नाम से लिखे गए सारी एफआईआर, सारी विवेचनाएं खत्म कर दी जाएंगी कि मृत्यु हो चुकी है संबंधित अपराधी की। उसके लिए बहुत जरूरी था कि मेरी शक्ल सूरत, मेरी कद काठी का कोई आदमी मुझे मिले। मेरा सब कुछ तय किया हुआ था, मेरे दिमाग में सब कुछ रखा हुआ था कि मुझे करना क्या है। ऐसे ही घूमते 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 घूमते, अच्छा वो जो धंधा करता था वो गाड़ियों की खरीद फरोख्त, गाड़ियों को डिस्पैच करना, ट्रेवल एजेंसी के माध्यम से लोगों तक सामान पहुंचाना, इस तरह का धंधा करता था। पैसा उसके पास पर्याप्त रहा करता था, घूमता था, शराब पीता था। एक दिन अचानक एक मजदूर किस्म का आदमी उसे लुधियाना के किसी बाजार में मिल गया। उसी की कद काठी जैसा और कमोबेश उसकी शक्ल जैसा। उसको फौरन बुलाया, पहले चाय पिलाई,
फिर बातचीत की, फिर उसका नंबर लिया, फिर कहाँ मिलेगा। 4 से 10 दिन में उसकी कमजोरियां जान गया कि ये भी शराब पीता है। फिर उसे हर रोज बढ़िया शराब उसने पिलानी शुरू की, और ये देखने के लिए और दिखाने के लिए उसे अपने घर भी ले गया। पत्नी से पूछा कि इसकी हुलिया, इसका चाल ढाल ये मेरे जैसा है कि नहीं है। पत्नी कहा बिल्कुल आप जैसा है। धीरे धीरे 1 सवा महीने 1.5 महीने हो गए। फिर उसने अपनी पसंद के, जो वो हमेशा कपड़े पहनता है, जैसा पहने हुए कपड़ा उसको लोगों ने देख रखा है, वैसे कपड़े सिलवा दिए उसे। और फिर इतनी प्लानिंग करने के बाद उसे मार दिया। घटना वाले दिन का बताया कि खूब शराब पिलाई, हम लोग तय घर पे शराब पिलाई, तय कर रखा था कि आज इसका कार्यक्रम करेंगे। शराब बहुत ज्यादा पीने के बाद जब वो बिल्कुल बेहोश हो गया, बेसुध हो गया, तो आरी से उसकी गर्दन कलम कर दी, काट दी। फिर शरीर के कई टुकड़े कर दिए। फिर सब कुछ बांध के बाथरूम में ले गया। फिर वहां बाथरूम का पानी खोल दिया, पूरा ब्लड वहां से साफ कर दिया। रात भर मेहनत करके पत्नी और मैंने फर्श और दीवारों के सारे छींटे खत्म कर दिए। कपड़े सब वो उसमें वॉशिंग मशीन में डाल के अच्छी तरह से धो के सूखने के लिए डाल दिए। पूरी रात पानी चलाया, सवेरे तक बॉडी में रिगर मोर्टिस हो गई, यानी अकड़ गई वो। और उसके बाद फिर उसे एक एक करके बोरियों में रखना शुरू किया। जो पार्ट ज्यादा बड़ा लगता था उसको फिर आरी से काट के छोटा कर देता था। इतने टुकड़ों में कर दिया कि पहचान पाना मुश्किल हो जाए। और ऐसा उसने कपड़े के पहने पहने ही किया, ताकि कपड़ों में वो अपना आधार कार्ड और बाकी कागज साथ सामान ये रख सके। चूंकि पूरी रात ये प्रोग्राम किया, तो सवेरे जब सोए पति पत्नी तो दिन भर सोए। बॉडी वहीं बोरी में पैक करके बाथरूम में पड़ी रही। रात में फिर वो स्कूटी लेके निकला और ढूंढने, डिस्पोज ऑफ करने की जगह ढूंढने लगा। कोई जगह उसे समझ में नहीं आई। फिर आया, घर में पत्नी ने खाना बनाया, दोनों लोगों ने छक के खाया और फिर सो गए। बॉडी वही बोरी में बाथरूम में पड़ी रही। एक तरफ बोरी पड़ी हुई थी, दूसरी तरफ ये दोनों वहीं अपना नहा धो के तैयार होके फिर अपना दिन का काम काज करते थे। 2 दिन बाद पत्नी ने कहा कि अब थोड़ी थोड़ी बदबू आ रही है, इसके पहले कि पड़ोसी बदबू पहचान के पूछना शुरू करें, या आज इसका हर हाल में डिस्पोजल किया जाना है। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, अच्छे से बांध दो, शाम को चलेंगे। दिन में जाके एक बार देखा है कि हाँ, आदर्श नगर के बाहरी हिस्से में झाड़ियां हैं, कुछ मेन रोड से थोड़ा हटकर कच्ची सी पगडंडी में जाकर वहीं इसको डालाएंगे। और क्योंकि और कोई चारा था नहीं, एक दिन और रख नहीं सकते थे, तो बहरहाल रात में 11 बजे के आसपास वो बोरी लादी और उसको ले जाके वहां डिस्पोज ऑफ कर दिया। पुलिस ने पति पत्नी दोनों को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। रामप्रसाद की मोटरसाइकिल, उसका मोबाइल फोन, उसके और तमाम सामान, वो सब पंकज के कब्जे से बरामद हो गए, जो घर ही में छिपाकर रखे गए थे। आज की घटना देखिए, एक अपराधी, या यूं कहें कि घोर आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्ति ने पुलिस से अपने आप को बचाने के लिए एक खतरनाक प्लानिंग की, कोल्ड ब्लडेड प्लानिंग। कोई ऐसा नहीं कि अचानक उत्पन्न हुई किसी स्थिति की वजह से जल्दी जल्दी में कोई प्लान तैयार किया गया हो। लंबे समय से 2-3 महीने से तैयार किए गई प्लानिंग में अपना एक हमशक्ल ढूंढा, फिर उससे दोस्ती की, फिर उसे शराब पिलाने लगा, और जब वो एकदम अपने वश में कर लिया, फिर लाके पत्नी को दिखाया कि ये बिल्कुल मेरे जैसा लगता है कि नहीं लगता है। उससे बातचीत कराई, फिर उसे वैसे कपड़े सिलवाए जैसे वो खुद
जिस कलर के या जिस कलर कॉम्बिनेशन के, जिस तरह के कपड़े वो स्वयं पहनता था, वैसे एक जोड़ी कपड़े उसको सिलवाए। वैसा ही जूता जैसा वो पहनता है वैसा उसको दिलवाया। उसने पूछा भी कि क्या बात है, कोई तिथि त्योहार आप लोग? उन्होंने कहा कुछ नहीं, तुम मेरे साथ चलते हो, मेरे जैसे लगने चाहिए। लोगों को ये डाउट ना हो कि तुम्हारा स्तर बहुत नीचा है, मेरा स्तर बहुत बड़ा है, बड़ा ऊंचा है। खैर, उसके इस एक्सप्लेनेशन से राम प्रसाद के पास आगे कोई और सवाल पूछने के लिए कुछ बचा नहीं था। शराब पिलाकर उसने उसके पहचान के चिन्ह, बॉडी में जो तिल थे, मस्से थे, इन सबको अच्छी तरह से नोट कर लिया। अपने भी पहचान के चिन्ह शरीर के जो हैं उन्हें भी अपने दिमाग में बिठा लिया। और बहुत ज्यादा शराब पीने के बाद जब वो बेहोश हो गया तो आरी से गर्दन काट दी। सारा सामान, अपना आधार कार्ड और ये सब चीजें, अपना पर्स, घड़ी, सब उसको पहना दी। पहचान के सारे निशान जो शरीर पर उसके हो सकते थे, राम प्रसाद के, उन सबको काटने के चक्कर में शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मॉल से ली गई जो 1 हफ्ते पहले की रसीद थी, वो जानबूझकर इसलिए उसमें रख दी कि वो देखते ही पुलिस समझ जाएगी कि अब पहचान हो जाएगी। उसमें टाइम लिखा रहता है, किस टाइम को वो रसीद बनी उनकी, कब वो आउट हुए। उस समय की सीसीटीवी फुटेज पुलिस देखेगी और बिल्कुल मेरे कपड़े जैसा, मेरे जैसा आदमी की शक्ल दिखाई देगी। लोग भी देखकर कहेंगे कि कोई नहीं, ये पंकज ही है। और फिर हमेशा के लिए मेरा पुलिस से पिंड छूट जाएगा। इतनी सब प्लानिंग करने के बाद उसे डिस्पोजल करना था, लेकिन यहां पर उसने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। उसने सोचा कि पहले सब ये हो जाए, डिस्पोजल तो छोटा काम है, हम कहीं भी कर लेंगे। इसके पहले भी बॉडीज का डिस्पोजल वो कर चुका था। फिर वही हुआ, जब उसको बदबू सी आने लगी, रात में उसमें स्कूटी में उसे बांधा। बांधते समय उसकी कुछ उंगलियां और एक हाथ की कलाई नीचे गिरी। उसको फिर से रखा और अच्छी तरह से उसे, उसका मुंह, बोरी का मुंह अच्छी तरह से बांधा। फिर ये ले गया और उसने उसको वहां पर डिस्पोज ऑफ कर दिया। अब आप देखिए कि राम प्रसाद ने कभी ये नहीं सोचा, शराब और पैसे की लालच में, कि आखिरकार पंकज मुझ पर इतना मेहरबान क्यों है, क्यों रोज महंगी शराब पिला रहा है, रोज अच्छा खाना खिला रहा है, अच्छे कपड़े सिलवा रहा है, और दोस्ती भी महीने 2 महीने की। और ऐसा भी नहीं कि पंकज का कोई काम राम प्रसाद करता हो, उसके लिए किसी तरह का कोई काम भी नहीं करता, फिर भी इतनी मेहरबानी, ये बात कभी राम प्रसाद ने सोची नहीं। और उसका परिणाम उसी ने भुगता। इसलिए जब भी कोई अजनबी अगर अचानक इतना मेहरबान हो जाए कि बिना काम के आपकी आवभगत करने लगे, अच्छा खाना पीना खिलाने लगे, अच्छा पैसा खर्च करने लगे, तो आपको दिमाग पर जोर डालकर ये सोचना चाहिए, या सोचिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्या वजह हो सकती है, क्या मुझसे उसको मिलना है। अगर आप ज्यादा दिमाग लगाकर तन्मयता से एक कारण ढूंढेंगे, आप फौरन समझ जाएंगे कि कुछ न कुछ फाउल है। ये किन्हीं 2 व्यक्तियों के बीच हो सकता है, लड़का लड़की के बीच, लड़का लड़के के बीच, लड़की लड़की के बीच, बुजुर्ग बुजुर्ग के बीच। अचानक एकदम प्रेम जो है उमड़ता घुमड़ता हुआ आ जाए और बिना किसी काम के इतना आप पे खर्चा होने लगे, तो आपको सोचना चाहिए। और अगर आप नहीं सोचेंगे तो एक दिन पोस्टमार्टम हाउस से सफेद कपड़ों में लिपटे हुए बाहर निकलेंगे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।